नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आत्मकथ्य नामक पाठ को देखेंगे। भैया बहनों, सर्वप्रथम हम लोग आत्मकथ्य और आत्मकथा इन दोनों शब्दों पर विचार कर लें। आत्मकथा और आत्मकथ्य दोनों में अंतर होता है। आत्मकथा होती है जिसमें किसी के पूरे जीवन का जो है कि वृतांत होता है, पूरे जीवन की कहानी होती है, कथा होती है। लेकिन आत्मकथ्य का तात्पर्य जो आत्मा के द्वारा कही हुई बातें, जो आत्मा से कही हुई बातें, किसी कारणवश, दुखवश या परिस्थितिवश जो आत्मा से निकली हुई बातें, उसको लिख देना, यही आत्मकथ्य है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जयशंकर प्रसाद जी की जो ये रचना है आत्मकथ्य, यह ठीक उसी प्रकार की है। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी अफसोस व्यक्त करते हैं जब उन्हें उनका मित्रगण अपनी आत्मकथा लिखने को कहते हैं तो उन्हें अफसोस होता है और अपने अफसोस को जो है कि वे कलमबद्ध कर दिए हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग इस कथा का जो है कि सारांश, सार भाव क्या है, इसको देख लेते हैं। छायावादी कवि जयशंकर जी के अनुसार यह संसार नश्वर है, अर्थात कभी न कभी खत्म हो जाने वाला है, क्षणभंगुर है, यह अस्थायी नहीं है। वृक्ष की घनी पंक्तियां मुरझा कर गिर जाती है, जो हरे भरे पेड़ होते हैं और उसमें जो लगी पत्तियां होती हैं, एक दिन वह भी मुरझा कर गिर जाती है। संसार में अनेक महापुरुष हैं जिनके इतिहास के सम्मुख तो अपनी जीवन कहानी हास्यास्पद लगता है। कवि कहते हैं कि संसार में बहुत से जो है कि महापुरुष हैं और उसके सामने हमारी जो यह कहानी है वह जो है कि बड़ा हास्यास्पद है, वह बड़ा हास्यास्पद है। फिर भी अपने हास्यास्पद जीवन वृत्त को लिखने का कौन साहस करेगा? अर्थात मेरा जो यह जीवन है वह बड़ा हास्यास्पद है और इसे लिखने का मैं साहस कैसे करूं? हे मित्रों, आप जो हमें आत्मकथा लिखने को कहते हैं वह मैं कैसे लिखूं, जिससे किसी को किसी प्रकार से सुख मिलने की आशा नहीं है। मेरा जीवन रूपी घड़ा खाली है, रिक्त है, इससे किसी को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मेरे जीवन में आया सुख स्वप्न के समान क्षणिक था। जीवन की गाथा ऐसी नहीं है कि सब रस लेकर सुने। अर्थात कवि जी के जीवन की जो कहानी है, गाथा है, वह इतना ऐसा नहीं है कि लोग उसे प्रेम से सुने, आनंद पूर्वक सुने, उसका रसास्वादन करें। इसलिए कहते हैं कि जीवन की गाथा मेरी ऐसी नहीं है, कि सब रस लेकर सुने। मेरे जीवन की कथाएं अभी सुप्तावस्था में है, उन्हें जगाने का भी समय नहीं है। भैया बहनों, यही सारांश है इस कथा का। अब आगे हम लोग इस पाठ को चरणबद्ध रूप से देखेंगे। पहले है, कवि कहते हैं कि
गुनगुना कर कहा जाता है कौन कहानी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। यहाँ पर तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यहाँ पर कवि अपने जीवन में मन रूपी भ्रमर का गुंजार करता हुआ जीवन की कहानी कहा जाता है। कवि इतना तो जानते हैं कि उसके जीवन रूपी उपवन की कितनी घनी पत्तियां मुरझाकर गिर गईं, यानी उनके जीवन का जो भी सुख था वह सब समाप्त हो गया। उनके उपवन को हरा भरा करने वाली खुशियां प्रदान करने वाली उसके जीवन का साथ छोड़कर चली गई। इस अनंत विस्तृत आकाश में कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन वृत्त लिखकर अपना उपहास किया है। कहते हैं कि गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह जो अनंत नीलिमा है यानी अनंत विस्तृत जो आकाश रूपी उपवन है, उसमें कितने ही महापुरुषों ने अपनी जो है कि जीवन कथा को लिख दिया है। और वह अपनी जीवन कथा क्या लिखे हैं, मानो कि वह अपनी जीवन कथा लिखकर अपना उपहास किए, या उनकी जो इन महापुरुषों की जो जीवन कथा लिखी गई है उनके जीवन कथा के आगे मैं अपना जीवन कथा लिखकर अपना उपहास ही करूँगा, ऐसा कभी सोचते हैं। फिर यह जानते हुए भी कभी कहते हैं मित्रों को कि यह जानते हुए भी मुझे आप लोग अपना जीवन वृत्त लिखने के लिए कहते हैं। तो कभी अपने मित्रों से कहते हैं कि आप यह जानते हुए भी मुझे अपने जीवन वृत्त लिखने को कहते हैं, फिर भी मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं अपनी दुर्बलताएं, बुराइयां, निराशा भरी जीवन कथा लिखूं। अब मेरे जीवन की भावनाओं से रहित रिक्त मन के बारे में जब जानोगे, सुनोगे, देखोगे तो निराशा और दुख के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। कहते किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ कहता है किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले मेरा रस ले अपनी भरने वाले अपने को समझो। यह विडंबना अरीर सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। ठीक है, कहते हैं कवि कि जो लोग कवि से आत्मकथा लिखने को कहते हैं, निवेदन करते हैं, उनसे कवि कहते हैं कि मेरा जीवन तो विडंबनाओं से भरा पड़ा है। यदि मैं अपने विडंबनाओं को बताने लगा तो पूछने वाले कहीं यह न समझने लगे कि उन विडंबनाओं का कारण हम ही हैं। कवि कहते हैं कि मेरी रिक्तता को जानकर कहीं आप लोग यह ना समझ लें कि मेरी रिक्तता का कारण आप ही हैं, जो मेरे रस यानी खुशियों को समेटकर अपने जीवन में खुशियां भरते रहे हैं।
कवि का जीवन इतना सरल रहा जो दूसरों के स्वभाव को वे समझ ही न सके। इस तरह अपनी सरलता को बताकर कवि अपनी हंसी उड़ाने का अवसर देना नहीं चाहते हैं। कवि अपनी भूले को या जहाँ जहाँ धोखा खाया है उनको औरों के सामने प्रकट कर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना उचित नहीं समझता है। ऐसे प्रवंचनाओं से भरे जीवन में क्षणिक सुखों की मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा को प्रकट करने का औचित्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। कहते हैं कवि यहाँ कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कवि कहते हैं कि मुझे वह सुख कहाँ मिला जिस सुख को मैं स्वप्न में नींद में देखते देखते जग गया। अर्थात कवि की कामना जो है कि सदैव अधूरी रह गई। सुख का आभास देने वाला स्वप्न जागते ही विलीन हो गया। सुख मुस्कुराहट बिखेर कर पीछे हट गया। सुख जो है कि थोड़ा सा उनको सुख का अनुभव हुआ कि सुख समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि सुख जो है कि वह आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, यानी सुख मुस्कुराहट बिखेर कर पीछे हट गया। दोबारा कभी आलिंगन की कामना किए हुए बाहें फैलाए ही रह गया। यहाँ पर कवि जो है कि अपने प्रेयसी का चित्रण कर रहा है, उसके सौंदर्य का चित्रण कर रहा है, उसके सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि जिसके अरुणिम रक्तिम गालों के समीप रहते हुए उसे ऐसा प्रतीत होता था कि अनुराग बिखेरती हुई उषा हो, उसकी स्मृतियाँ कचोटती हैं और थके हुए पथिक के लिए संबल सहारा रूप पाथे बनी हुई है। अर्थात अब जो वे अपने प्रेयसी के साथ थे, अपनी प्रेयसी की सुंदरता को देख करके उन्हें कुछ सुख का अनुभव होता था, वह प्रेयसी भी उन्हें छोड़कर चली गई। अब उसकी जो यादें बच गई है उसे अपने जीवन का पाथेय समझकर कवि उसे अपने जीवन का पाथेय समझकर अपने पास रखे हुए हैं। यानी अपनी प्रेयसी की जो याद है वह अब कवि के जीवन का पाथेय बने हुआ है। पाथेय मतलब लोग रास्ते में जो खाने के लिए कुछ रख लेते हैं वही होता है पाथेय। तो कवि का जो है कि अपनी जो है कि प्रेयसी का जो स्मरण है अब वह जीवन का पाथेय बन गया है। कवि आत्मकथा के लिए प्रेरित करने वालों से पूछता है कि मेरे जीवन की गुदरी में सीवन को उधेड़ कर अर्थात विस्तृत पीड़ा को कुरेदने पर दर्द के अतिरिक्त जीवन में विशेष कुछ दिखाई नहीं देगा। कहते हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे मेरी कंथा की। कहता है कि तुम यदि मेरे जीवन की जो है कि मेरे जीवन रूपी गुदरी यानी फटे चिटे कपड़े सिले हुए कपड़े की सिलाई को उधेड़ कर यदि देखोगे तो उसमें तुम्हें जो है कि मेरे दुख के अलावा पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और मेरे जो है कि विस्तृत पीड़ा को कुरेदने पर तुम्हें दर्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे जो है कि आत्मकथा लिखने के लिए ना कहो। आगे कहते हैं
छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि इस छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं कैसे कहूँ। भैया बहनों, कवि जी की जीवन जो है कि बहुत छोटा था। वे बहुत कम उम्र में ही स्वर्ग को प्राप्त कर गए। तो ये मरने से पूर्व की ही उनकी कथा है। तो जब उनकी मृत्यु ही बहुत कम उम्र में हुई, 45-47 वर्ष की उम्र में, तो जब वे इस कथा को लिख रहे होंगे तब उनकी उम्र तो और कम होगी। इसलिए कवि कहते हैं कि अपनी छोटे सा जो जीवन है और इसमें जो हमारी कथाएं बड़ी बड़ी कथाएं हैं, तो अपनी इस छोटी सी जीवन की बड़ी बड़ी कथाओं को तुम्हें कैसे बता दूं। यानी अपने सामान्य जीवन की बड़ी बड़ी गाथा तुम्हें कैसे कह दूं, कैसे लिखूं। इससे तो यही उचित है कि अपनी व्यथा को ना कहकर दूसरों की जो गाथा हैं उसे ही सुनूं और मौन रहूं। आत्मकथा के लिए प्रेरित करने वाले आत्मीयजनों से कवि कहते हैं कि मेरी सरल भोली भाली साधारण कथा सुनकर या जानकर कुछ प्रेरणा नहीं मिलने को है। अतः मेरी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। कहता है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मेरी जो ये भोली भाली आत्मकथा है, जीवन चित्र है, जीवन वृतांत है, उसे सुनकर तुम क्या करोगे। मेरी पीड़ा किसी प्रकार शांत है, उसके बारे में लिखकर अपनी सुप्त पीड़ा को जगाना उचित नहीं है। कभी कहते हैं कि इस समय मेरी जो ये पीड़ा है वो सुप्त है, छुपा हुआ है, उसे मैं भूल चुका हूँ। और यदि मैं फिर से अपनी आत्मकथा लिखूँ तो हमारी जो वह पीड़ा है वह फिर जो है कि जग जाएगी और मुझे कष्ट होगा। इसलिए मैं अपने उस पीड़ा को कुरेदना नहीं चाहता हूँ। अतः आत्मकथा लिखने का उचित समय अभी नहीं है और ना कोई इसका औचित्य है। ठीक है भैया बहनों, इस तरह हम लोग देख लिए आत्मकथ। ठीक है, इसमें कवि जो है कि कवि का जो है कि भाषा शैली जो है कि सरल, सहज और सुबोध है। ठीक है भैया बहनों, कल हम लोग अब इसका प्रश्न उत्तर आप लोग बना के भेजेंगे। आज इतना ही। नमस्ते।